नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुमान संजीव चौहान और इस वक्त हमारे साथ यानी कि स्टेट पर हिंदी के साथ खास कार्यक्रम में विशेष मेहमान है दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एहसन ढींगरा यानी शिव नारायण ढींगरा साहब। बात करेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा के इस्तीफे पर, जिनके घर से दिल्ली में सरकारी बंगले से निकली थी अकूत संदिग्ध दौलत। महाभियोग की कार्रवाई बीच में चल रही है और इसी बीच उनका इस्तीफा, जो टस से मस होने को तैयार नहीं थे जस्टिस वर्मा, उनका इस्तीफा आ जाना, राष्ट्रपति को पहुंच जाना, अपने आप में अहम बात है। सर, स्वागत है स्टेट पर हिंदी में। अचानक सर जस्टिस वर्मा का इस्तीफा हो जाना, दे देना, ये सर कहीं उन पे दबाव था ऊपर से, या उनकी अंतरात्मा ने उनको धिक्कारा है कि वर्मा जी अब तो काफी कुछ हो चुका है तमाशा, और इस्तीफा दे के थोड़ी सी जो बची है वो बचा ली जाए? ना तो दबाव था ना आत्मा ने धिक्कारा है। अगर आत्मा ने धिक्कारा होता तो वो तभी दे देते जब उनके वहां से कैश रिकवर में। दबाव भी ऐसा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया था कि मैंने कुछ नहीं किया। वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे इम्पीचमेंट की कमेटी के खिलाफ, इम्पीचमेंट के खिलाफ। तो इसलिए दबाव का भी बात नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में ये जो है उनका सोचा समझा फैसला है कि जितने दिन हाईकोर्ट जजशिप एंजॉय कर लें। तो उन्होंने काफी दिन तक उसको खींच लिया। 1.5-2 साल होने जा रहे हैं उस बात को। तो वो जो है दबाव वाली बात भी नहीं है, और ये अपना लाभ उठाने वाली बात है कि हाईकोर्ट जजशिप के सभी पर्क, सभी सुविधाएं वो लेते रहे। अब उन्होंने देखा कि अब थोड़े ही दिन रह गए और इम्पीचमेंट हो जाएगी तो वैसे कुछ नहीं मिलेगा, तो रिजाइन कर दो और सारे बेनिफिट लेते रहो पोस्ट रिटायरमेंट। जस्टिस ढींगरा, अगर ये रिटायरमेंट से कुछ महीने पहले इस्तीफा नहीं देते, तब जस्टिस वर्मा को क्या सामना करना पड़ता भविष्य में, और अब इस्तीफा दे दिया है, तब क्या इनको फायदे होंगे? नफा और नुकसान इम्पीचमेंट, का सौदा देखिए है ये इस्तीफा। इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग होने के बाद अगर इम्पीचमेंट हो जाती तो इनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलते जो भी उसमें मिलते हैं। लेकिन अब रिजाइन कर दिया तो पोस्ट रिटायरमेंट सारे बेनिफिट मिलेंगे। ये है अंतर। मतलब जाते जाते भी जस्टिस यशवंत वर्मा दिमाग से खेले, दिल से नहीं खेले, हिले नहीं, उनको कोई बिल्कुल। हिला नहीं पाया। जज के पास दिमाग तो होता ही है भाई, बिना दिमाग के तो कोई जज नहीं होता। और अपना लाभ, अपनी सुविधा तो पहले देख रहे हैं आजकल के सभी जज। हाँ, मतलब जज का दिमाग ज्यादा तिकड़मी है। वो न्याय के साथ साथ ये भी देख लेता है कि अगर वो फंसे तो कैसे बचना है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस मामले में काफी बुद्धि से काम लिया है सर। हाँ, अपने लाभ के लिए उन्होंने जो संभव था वो किया। अभी सर जस्टिस वर्मा का कि कितना मेरे को टाइम बचा होगा रिटायरमेंट का सर? अब मेरे को ठीक से याद नहीं है। मेरे ख्याल जब ये घटना हुई थी तो 2-3 साल बचे थे। इस घटना को भी काफी समय हो गया, तो हो सकता है साल एक बचा हो। मुझे ख्याल नहीं है पूरा। ठीक है। एहसन दीगरा सर, ये जिस तरीके से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, एकदम हालात बदले हैं, बदले हैं, इनके खिलाफ जो महाभियोग की कार्रवाई चल रही है, क्या वो कहीं प्रभावित होगी, या इनके इस्तीफा देने से वहां ये बच पाएंगे, महाभियोग तो सुरक्षित रह समाप्त हो पाएंगे? गया ना। महाभियोग जो है समाप्त हो गया। महाभियोग आप लोग गलत इसको कहते हो। इसका वास्तव में रिमूवल ऑफ जज, के जज को हटाने की कार्रवाई है ये। आपने जज को हटाने की कार्रवाई शुरू की और जज साहब हट गए। उन्होंने रिजाइन दे दिया। कार्रवाई लोकसभा में बहस से पहले और लोकसभा में वोटिंग से पहले। उस बाकी कार्रवाई तो देखिए चल ही रही थी। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने अपना वो दे दिया, उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने उसको एडमिट कर लिया मोशन को। फिर उसके बाद जो है एक कमेटी बना दी, जो उसको, उसके कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा में बहस होकर के और वोटिंग होनी थी। तो वो कमेटी की रिपोर्ट मेरे ख्याल अभी आई नहीं है। आने से पहले ही उन्होंने दे दिया इस्तीफा, या उन्हें पता चल गया होगा कि रिपोर्ट दाखिल होने वाली है।
तो इससे कि पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। अगर कोई एफआईआर दर्ज हुई होती उनके खिलाफ, या सिर्फ उस घटना की जिसमें करोड़ों रुपए जले हुए मिले थे, तो उसकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करती। इसमें किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कुछ किया नहीं है। जो किया एक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने किया, उसके बाद लोकसभा की कमेटी बैठी हुई है। तो कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं, उनको हटाने का वो प्रयत्न हो रहा था, वो अब हट गया है। तो ये सारी कार्रवाई ठप हो जाएगी, हो गई, क्योंकि उनका इस्तीफा हो गया। तो इम्पीचमेंट भी ठप हो गई, और बाकी और कोई कार्रवाई पेंडिंग नहीं है। तो ही गॉट स्कॉट फ्री, जिसको बोलते हैं ना, वो बिल्कुल बेदाग छूट गए। मतलब सर, बेदाग जो प्रेस देश वालों की जनता है, प्रेस जस्टिस यशवंत वालों ढींगरा ने साहब, वो ये लगाया। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं, प्लीज। मैं कह रहा हूँ, जो उनको प्रेस में जो उनकी कहानी छपी, लोगों के मन में जो संदेह थे हुए, वो जो दाग उनका लगा, उसको छोड़ के कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग का दाग उनके ऊपर नहीं। नहीं तो जस्टिस यशवंत ढींगरा साहब, क्या देश की जनता अब ये मान ले कि जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले से दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहते हुए जो अकूत संदिग्ध दौलत जली हुई हालत में और गैर जली हुई हालत में बरामद हुई थी, वो मामला अब, या उस मामले की कब्र खोदने के लिए एक ऐसा गड्ढा उन्होंने खोदा इस्तीफा देके, जिसमें सब दफन हो गया, और उसको, उनका इस्तीफा जो है वो ढक लेगा, उसमें आंधी तूफान हवा कानूनी कुछ नहीं जा पाएगी। अब वो सर, मतलब ये गड्ढा बना के इस इस्तीफे से ढक दिया गया है। देखिए, वो मामला इस इस्तीफे से समाप्त हो गया। मैं इसके भी तो ये कह अलावा रहा हूं सर। अभी कोई मामला उनके खिलाफ नहीं है। अच्छा सर, अगर कोई ये नया इस्तीफा मामला। नहीं दिया होता इन्होंने, सर ये इस्तीफा नहीं दिया हाँ, तो होता, इम्पीचमेंट तो भी इम्पीचमेंट थी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं थी, यही मैं आपको बता रहा हूँ। तो भी उनको हटाने का जो प्रावधान दिया हुआ है संविधान में, वो हटाने के लिए ये सारी कार्रवाई थी। किसी किस्म का क्रिमिनल दोष नहीं उनके ऊपर नहीं था। उनके ऊपर आचरण का दोष था, कि उनका आचरण गलत था, इसलिए उन्हें हटाया जा रहा है। उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं किया। जस्टिस एस एन धीकरा साहब, यशवंत वर्मा साहब ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, वो खुद बच गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के कानून की, न्याय की आने वाली पीढ़ियां, उनके लिए क्या संदेश दिया है इस शर्मनाक कांड में? देखिए, आज तक तो कोई इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग सक्सेसफुल नहीं हुई। इवन लोकसभा के अंदर जब बहस के बाद प्रूवन केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने भी प्रूव कर दिया था, और लोकसभा की कमेटी ने भी जो है उसको सही माना था। पंजाब हरियाणा के चीफ जस्टिस थे। लोकसभा में एक पार्टी, क्योंकि वो साउथ के थे और साउथ में वोट चाहिए थे, तो एक पार्टी ने वॉकआउट कर दिया था बजाय वोटिंग करने के। तो इम्पीचमेंट वो हो गई। तो यहाँ लोग अपना स्वार्थ देखते हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे जज हों। यहाँ किसी को नैतिकता की नहीं है पड़ी। ना तो नैतिकता के ऐसे कोई मापदंड हैं बनाए हुए, कि एक जज इतना अनैतिक हो जाए कि उसके घर से कैश मिले तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये कदम तभी उठाना चाहिए था जब ये कैश मिला था, कि एक एफआईआर तो दर्ज करा देते। नैतिकता का ढिंडोरा पीटने से नैतिकता नहीं आती। नैतिकता के लिए कदम उठाने से नैतिकता आती है। आपने एफआईआर ही नहीं लिखाई। आपको लगा जज कानून से ऊपर है। आपने जजों को कानून से ऊपर मान दिया, और जनता को ये संदेश दिया कि जज भ्रष्ट भी हो, उसके घर से कैश भी मिले,
तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सर, जब जज और कानून पे ही बात ऐसी आपने कह दी है, तो अब सवाल ये है कि जो गांव का किसान, गली का पिछड़ा हुआ गरीब आदमी जो पीड़ित है, वो जो पुलिस है उससे तो वैसे ही पीड़ित है, कानून के पास जाता है कि शायद कानून पुलिस को रगड़ दे। यहाँ तो कानून ही कानून को रगड़ के और अपनी खाल बचाने में लगा हुआ है। ऐसे में सर न्याय कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या उम्मीद की जाए? ये सब कुछ बेईमान हो गया है। आप शायद किसी गलतफहमी में हैं संजीव जी। ये देश का जो न्याय व्यवस्था, जिसको अदालती व्यवस्था कहता हूं मैं, न्याय व्यवस्था तो है ही नहीं। ये ना देश के गरीब किसान के लिए है, ना आम आदमी के लिए। ये अदालती व्यवस्था न्याय देने के लिए है ही नहीं। ये केसों के डिस्पोजल के लिए है। और डिस्पोजल के ऊपर कानून भी, जजेस जो हैं, यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द लॉ, इस हिसाब से चलते हैं। इसीलिए तो एक एक केस के फैसले जो हैं, क्रिमिनल केस में 20-20, 30-30 साल। अभी आप अखबारों में रोज पढ़िए कि करप्शन की केसेस की ही रिपोर्टिंग पढ़ लीजिए। 15 साल केस चला और बरी हो गया, 10 साल केस चला और बरी हो गया, और रंगे हाथों पकड़े हुए लोग बरी हो गए। ये भी नहीं कि किसी ने जो है एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस। मतलब सर कहने का ये है सीधे सीधे कि सब जगह गफलत गलतफहमियां हैं और सब जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन जब जज और अदालतें ही स्वार्थी हो जाएं तो फिर सच को सामने लाना बहुत मुश्किल है। और जस्टिस यशवंत वर्मा ने बहुत ही बेहतरीन और सफाई से इस्तीफा देके जितना खींच सकते थे कुर्सी पे, घोड़ा गाड़ी कुर्सी तनख्वाह ले सकते थे ली, और उसके बाद जब उन्हें लगा कि अब रिटायरमेंट के बाद के जो लाभ है वो मार दिए जाएंगे कानूनन, और उन्होंने वक्त रहते सही समय पे इस्तीफा दे दिया। लेकिन सर ऐसे में सवाल फिर वही खड़ा होता है कि मैं पहले तो बता दूं, हमारे साथ जस्टिस यशवंत धिंगरा हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, जो बात कर रहे हैं स्टेट में हिंदी से। मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान। जस्टिस धिंगरा वही यशवंत धिंगरा साहब जिन्होंने 1984 एंटी सिख राइट्स में चेयरमैन रहे एसआईटी के। तमाम पहली फांसी की सजा किशोरी लाल को देने वाले आप ही जस्टिस यशवंत धिंगरा हैं। और सबसे बड़ा जो मामला धिंगरा साहब ने था जिसमें फांसी की सजा हुई थी, वो थी दिल्ली में मौजूद भारत की संसद पे 13 दिसंबर 2001 को हुए हमले के मुख्य षड्यंत्रकारी आतंकवादी को फांसी की सजा। और इसके अलावा रॉबर्ट वडेरा केस की जांच के भी चेयरमैन रहे। कुल मिला के ढींगरा साहब अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन सवाल ये कि सर आप कहते तो रहते हैं, आपकी बात जो है वो कितने लोग जुडिशरी में इस टाइम मानते हैं? सर बड़ा खलबली मची रहती होगी। आप तो बिल्कुल आंख में कांटे की तरह चुभते होंगे, करकन की तरह जब आप बोलते हैं, आप खरा खरा बोलते हैं सर। ये मेरे सोचने का विषय नहीं है। मेरा तो जो कर्तव्य है, मैं उसका पालन करता हूँ। मेरा कर्तव्य है सच बोलना, साफ बोलना, वो मैं करता हूँ। न्यायाधीश रहते हुए भी मेरा जो कर्तव्य था, मैं वो उसी का पालन करता। जस्टिस ढींगरे, एक सवाल लास्ट में मैं करना चाहूंगा इस मुद्दे पे। जब जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में बात हो रही है, उनके घर से रकम संदिग्ध बरामदगी करोड़ों रुपए की, और उस पर कोई, क्या सर जब जस्टिस वर्मा के घर से इतनी बड़ी सरकारी बंगले से दिल्ली में रकम बरामद हुई संदिग्ध, जली हुई हालत में या बिना जली, दोनों किस्म की, तो उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितना सुप्रीम कोर्ट मतलब जो सुरक्षा का साया था, मतलब न्याय व्यवस्था का, पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, उन सबने क्या तय कर लिया था कि भाई इसमें अगर मुकदमा दर्ज हुआ तो हमारे जस्टिस साहब फंस जाएंगे, इसलिए केस दर्ज नहीं किया गया और सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में रखा। तो जानता है सुप्रीम कोर्ट हमारे हाथ में रहेगा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारे ऐसे भी जस्टिस का जिसके घर से संदिग्ध हालत में करोड़ों रुपया मिलते हैं। क्या इसीलिए मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया होगा? क्या सर इसमें दिल्ली पुलिस पाक साफ है, देश की हुकूमत पाक साफ है? क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय जिसके अंडर में दिल्ली पुलिस है उससे सवाल नहीं किया जाना चाहिए था कि इतनी बड़ी जब रकम की बरामदगी हुई दिल्ली फायर सर्विस के द्वारा वहां पे, तो फिर इसमें एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई? कई सारे देखिए, सवाल हैं सर। इन सब के हाथ बने थे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ एफआईआर बिना चीफ जस्टिस की मर्जी के नहीं हो सकती। तो कोई भी क्रिमिनल लॉ का कोई भी स्टेप,
कोई भी कदम ना तो गृह मंत्रालय उठा सकता था ना दिल्ली पुलिस, जब तक कि दिल्ली के चीफ जस्टिस या फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसके लिए यस नहीं बोलते। तो दिल्ली के चीफ जस्टिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, ना ही उसकी अनुमति दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट भेजी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई। तो इसमें पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का कोई रोल नहीं रह जाता, और कोर्ट के खिलाफ जाकर के तो कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आज तक सरवाइव नहीं कर पाई। रोज उनको जो है कोई ना कोई डांट सुननी पड़ती है, बिना कारण के भी और कारण हो तो भी। यानी कि शिवनारायण धिंगरा साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि अंधा वाटे रेवड़ी बार बार अपने को देख जस्टिस साहब फंसे थे, उनके घर से करोड़ों रुपए के कूद संदिग्ध दौलत मिली थी जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से, और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आते हैं और जस्टिस साहब फंसते हैं तो फिर वही कि अपना अपने को बचाता है, मारता नहीं, और यहाँ वही हुआ है। और एक सोचे समझी रणनीति के तहत रिटायरमेंट से कुछ टाइम पहले इस्तीफा देके साफ बच निकले यशवंत वर्मा, क्योंकि फिर वही अंधा बाटे रेवड़ी बार बार अपने को दे कि तुम लो, हमारी ताकतें जो हैं वो हमें बचाने के लिए हैं और दूसरे को निपटाने के लिए। कानून जो है वो आम आदमी के लिए है सर, किसी जस्टिस के लिए कानून नहीं बना है, और बना है तो ऐसा कानून बना है जस्टिस के लिए कि अगर उसके घर से करोड़ों की दौलत मिले तब भी वो जस्टिस फंसे ना कहीं कानूनी तौर पे। ये बात क्या मैं सही कह रहा हूं सर? देखिए, किसी के पास दौलत होना कोई अपराध नहीं है। अकूत दौलत अगर भ्रष्टाचार की है तो जो है कानून को अपना काम करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय को ये सोचना चाहिए कि हर आदमी कानून के सामने बराबर। ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सोचा, ना हाई कोर्ट ने सोचा कि चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे वो खुद चीफ जस्टिस हो, कोई किसी हाई कोर्ट के या कोई भी हो, कानून सबके लिए एक ही रहना चाहिए। लेकिन ये है नहीं, हमारे देश की रवायत नहीं है कि कानून सबके लिए एक हो। इसके ऊपर क्या कमेंट्री करूं? मैं बहुत कह चुका हूं कि हमारे देश में कानून सबके लिए एक नहीं है, और कानून का जो है बड़ा सीधा सा फंडा है हमारे देश में, यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द लॉ। शुक्रिया जस्टिस एस धिंगरा साहब, स्टेट में थैंक हिंदी यू। के लिए संजीव चौहान से बात करने के लिए धन्यवाद।